नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका हृदय के गहराई से स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं इस चैनल में ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती है, देश विदेश के साहस पराक्रम और वहाँ के संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसका मुझे बोध कराने के लिए आप कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि पोती हिरण्यवती और दादा शल्य के मध्य दादाजी के आयु को लेकर तो कभी बेटियों के विवाह पद्धति को लेकर संवाद चल रहा था। दादाजी अब उठकर बाहर चले जाते हैं। गर्मी के कारण बाग के सारे पौधे भी मुरझा गए थे। समस्त मध्य प्रदेश में पानी का अभाव न था, परंतु वर्षा के न होने से मध्य प्रदेश के बाग क्या सारे पेड़ सारी फसल सूख गई थी। राजा शल्य को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उनके गले, गर्दन और माथे पर पसीने की चिपचिपाहट थी। राजा शल्य को बाहर आते देखकर उनका सेवक आसन लेकर उनके पीछे पीछे आ रहा था। शल्यराज ने देखा कि बाहर तो बूंदें गिर रही है। राजा शल्य बूंदों की पहले बौछार में भीगने लगा। सारे सेवक देखते ही रह गए। राजा शल्य को भीगते हुए अपनी छोटी बहन की याद आई। छोटी बहन को लेकर गए 1 संवत्सर पूरा हो चुका था। भगाकर ले जाने के बाद वह कभी मध्य प्रदेश नहीं आया था। कभी उसने रिश्तेदारी भी नहीं निभाई थी। अपनी सुदृढ़ सेना को नगर के बाहर ही रोककर रखा था और वह स्वयं विश्वास प्रदान करने वाले भाव से महल में आकर अपने भाई विचित्र वीर्य के पुत्र के लिए लड़की मांगकर ले गया था। तब से वह अभी तक नहीं आया था। राजा शल्य आगे सोचते हुए स्वयं ही बात करने लगे। छोटी बहन को ले जाते समय मैंने पूछा था कि भीष्म, कुरुकुल में अपनी बहन देना मैं सौभाग्य मानता हूँ, पर सुना है कुंती भोज की पोषिता पुत्री शूर राज की बेटी के साथ तुम्हारे भतीजे पांडु का विवाह हो चुका है। बड़ी पत्नी के रहते मेरी बहन को कौन सा सुख मिलेगा। तब दृढ़ स्वर में भीष्म ने कहा था कि मद्रराज, विवाह हुए 3 वर्ष बीत जाने पर भी गर्भवती न होने वाली को बड़ी पत्नी का पद कैसे मिल सकता है। शुद्ध आर्य परिवार में पत्नी का स्थान उससे उत्पन्न पुत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। तुम्हारे देश की लड़कियों में 10 पुत्रों की माता बनने के योग्य गर्भ शक्ति होती है, और तुम्हारे देश की लड़कियों का सौंदर्य तो क्या देखना। यह बातें सुनकर तब मुझे गर्व महसूस हुआ। अब तो मुझे अपनी बहन का रूप भी याद नहीं। 1 संवत्सर हो गया था ना। वैसे वो बहुत सुंदर थी। मद्र राज की हर स्त्री सुंदर होती है। राजा शल्य पानी की बूंदें अपने सूती वस्त्र के साथ पोंछते हुए फिर सोचने लगे। भीष्म, हमारे देश की पद्धति जानते हैं। हमारे कुरु प्रदेश से पश्चिम की ओर जाने पर बिना शुल्क कोई बेटी नहीं देता था। कितना शुल्क देना यह कन्या के सौंदर्य के अनुसार निश्चय किया जाता था। भीष्म भी बहन को ले जाने के लिए 20 गाड़ियां भरकर लाया था। तांबे के बर्तन, रुई, रेशम और ऊनी वस्त्र और थाली भर मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं थी। कुरुओं के पास कितना ऐश्वर्य है, जितना और कहीं नहीं है। ऐसे कुटुंब में छोटी बहन का विवाह हुआ। बाद में एक बार भी भीष्म यहाँ नहीं आया। मुझे कभी अपनी बराबरी का दर्जा उसने दिया ही नहीं। बस कन्या ले गया। बुलाने पर भी एक बार भी बहन मायके नहीं आई। इसी विचारों में राजा शल्य खोए हुए थे। इतने में सुंदर सेविकाएं बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों में पानी लेकर वहां आई और बगीचे में पेड़ पौधों पर छिड़काव करने लगी। धरती पानी को एकदम सूख गई। वे फिर पानी लाई और फिर छिड़काव किया। वे फिर से लाई
और फिर से छिड़काव किया। राजा ने पुकार कर कहा, ए लड़कियों, खूब छिड़काव करो। मुख्य सेविका ने कहा, धरती पर कीचड़ हो जाएगा। राजा ने कहा, होने दो, धरती अच्छी तरह भीगने दो। अब गर्मी कम हो गई थी। उन सबके जाने के बाद राजा का मन फिर से कुरुकुल की संपत्ति की कल्पना में खो गया। कितने हाथी, गाय, रथ, घोड़े, बर्तन। मिट्टी के बर्तन तो वहां होते ही नहीं थे, तांबे के ही होते थे। सोना तो वहां इतना है कि कहीं और इतना नजर नहीं आता। पीढ़ियों से इकट्ठा किया गया होगा। राजा उंगलियों पर उनके खानदानों की गिनती करने लगे। भीष्म, शांतनु, अरे नहीं, तुष्टिसेन, प्रताप, दिलीप, भीमसेन, वृक्षा, देवातिथि, अक्रोधन। स्मृति में नाम याद ही नहीं आ रहे थे। और भी बहुत सी पीढ़ियां थी। हस्तिनापुर की स्थापना करने वाला हस्तिन उन भीष्म से 40 पीढ़ी पहले हुआ था। उस नगर में कितनी संपत्ति एकत्र हुई होगी। हमें भी इसी तरह मद्र देश का यशोगान चारों दिशाओं में करना चाहिए। राजा शल्य जमाही लेते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ले रहा था कि तभी उसकी पोती आई और बोली, दादाजी, पिताजी आए हैं। दादा ने कहा, यहाँ भेज दो। थोड़ी देर बाद बेटा रुक्मरथ वहां आया। 50 के आसपास का होने पर भी जवान लग रहा था। उसके पिता के सामने झुककर धरती छूकर नमस्कार किया। पिता ने मस्तक चूमा। उसके बाद वह 2 कदम पीछे हटकर बैठ गया। राजा शल्य ने कहा, तुम्हें गए 1 पखवाड़ा हो गया ना रुक्मरथ? रुक्मरथ ने कहा, जी पिताजी। राजा शल्य ने फिर पूछा, कितने पाए और कितने खोए? रुक्मरथ ने कहा, मैं वैसे खोने वाला जुआरी नहीं हूँ पिताजी, ज्यादा मिला भी नहीं। मैं तो कुछ अलग बहाने से वहां गया था, नहीं तो कौन सा राजकाज था। पिताजी, मैं बताऊं तो कुल पद्धति नष्ट हो जाएगी। राजा शल्य ने कहा, बेटा, स्वयंवर की तैयारी में गए थे ना, तेरे पिता को सब कुछ पता रहता है। इस तरह बाप बेटे में बेटी हिरण्यवती के स्वयंवर की चिंता सताती है। तो ये संवाद फिर अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।